हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड या फिर सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो ये वीडियो सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि ये बन रही है इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे थे किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को, और साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो इन दो को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कंसेप्ट। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो हमने क्या समझी थी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट टूल है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का। लेकिन मनी सप्लाई रेगुलेट करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, मनी सप्लाई को कब बढ़ाना है, कब घटाना है, क्यों बढ़ाना है, क्यों घटाना है, वो सब रीजंस पता होने भी क्या है, बहुत जरूरी होते हैं। आज हम उन्हीं सारे विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, यानी कि वो केस जहां पे RBI मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। बस इससे फायदा क्या होगा वो सब देखते हैं। तो जब भी ऐसा लगता है कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो रही है, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जाते हैं RBI के पास सिक्योरिटीज लेके कि आपको कुछ और नोट्स जो है वो क्या करने होंगे, छापने होंगे, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे मनी सप्लाई की कमी हो गई है। तो भाई RBI सिक्योरिटीज के बदले नोट छापना शुरू कर देती है। तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, और फिर वो पैसा कमर्शियल बैंक के पास आता है, क्योंकि डायरेक्टली नोट छाप के कभी भी लोगों के पास नहीं आता, वो कमर्शियल बैंक के पास गया, ठीक है। अब जब वो कमर्शियल बैंक के पास गया पैसा, तो वो उसको यूज करके क्या दे पाएंगे, लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, यानी कि लोनेबल फंड्स के जरिए वो लोगों को लोन ले पाएंगे, चाहे इन्वेस्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो या फिर कंज्यूमर्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से मनी सप्लाई क्या होती है, बढ़ाई जाती है। अब ऐसा कैसे होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, और जब लोन ज्यादा लेंगे यानी कि मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जब भी हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं तो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके। और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि कैपिटल सस्ते रेट पे मिल रही है। कंज्यूमर कंज्यूम ज्यादा करेगा क्योंकि इजीली लोन मिल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर भी इजीली इन्वेस्ट करेंगे, तो यानी कि इकोनॉमी बूस्ट करती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर जब भाई खर्चा करना चालू करेगा, कंजप्शन चालू करेगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है और एग्रीगेट सप्लाई जो है, जो भी थी पहले, ठीक है, वो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कम थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। तो ये अच्छी बात होती है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट देंगे तो और ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, तो भाई एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उसे कवर करने के लिए प्रोड्यूसर ज्यादा लोगों को हायर करते हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं, और फिर जिन लोगों को रोजगार मिल जाता है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ये फायदा ध्यान रखना जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो और सप्लाई ना बढ़ाई सकती हो तो मेरे भाई ऐसी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये चीज जरूर ध्यान रखना, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के साथ अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है, प्राइस भी स्टेबल है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट होते हैं किसके, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के। अब समझते हैं बिल्कुल इसका उल्टा, क्या, कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जब RBI जो है वो करती क्या है, फंड को अपने पास रखने की कोशिश करती है, पैसे को अपने पास लेके आने की कोशिश करती है। तो ऐसे केसेस में एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरे भाई लोग लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि लोन लेना क्या हो गया, महंगा हो गया। तो मनी सप्लाई कहीं ना कहीं क्या होती है, कट डाउन होती है, लोग सेव करना चालू करते हैं, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, लोग सोचते हैं कंजप्शन नहीं करेंगे, सेव करके इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मनी सप्लाई को रोकने के दो तरीके होते हैं इस केस में। मनी सप्लाई को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, दूसरा गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है RBI को बोल के कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दो, लोगों को बॉन्ड्स दे दो। अब जब बॉन्ड्स पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सबके सब पैसा अपना बचा के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। जब बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो पैसा किसके पास आ गया, अब
गवर्नमेंट के पास। मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मनी सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो बिल्कुल प्रीवियस केस का बिल्कुल उल्टा हो जाता है इस सिचुएशन के अंदर। तो इस तरीके से जो आरबीआई है ना, वो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज को यूज करती रहती है, ठीक है। और दोनों ही यूज करनी पड़ती है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी में ना बिजनेस साइकिल्स रन होते हैं। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है कि कभी इकोनॉमी बूम पे रहेगी, यानी कि बूम पे यानी कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड टॉप पे है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगातार। तो ऐसे केसेस में आरबीआई क्या सोचती है कि भाई ये जो बूम है अगर ये और ज्यादा हुआ और सप्लाई नहीं बढ़ी तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा, इकोनॉमी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आरबीआई क्या बोलती है, पैसा ही ले ले लोगों से, करते रहेंगे बूम बूम, कोई फायदा नहीं है ना। तो वही सेम चीज है। लेकिन अगर इसका उल्टा सिचुएशन जैसे कोविड के बाद हुआ था, कोविड के बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी क्योंकि लोगों को फायर किया गया था, कंपनीज प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, प्रोडक्शन कम हो गया था, लोगों ने कंजप्शन बंद कर दी थी, यानी कि इकोनॉमी जो है रिसेशन के अंदर जा रही थी। तो ऐसे केसेस में आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर लिया कि जो बढ़ा दो मनी सप्लाई। जब लोगों को लोन मिलेगा वो भी बिना इंटरेस्ट रेट के या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो लोग लोन लेंगे, ठीक है, और कंजप्शन चालू कर देंगे। कंजप्शन चालू होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमी वापस क्या हो जाएगी, वापस ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से बुरी सिचुएशन से निकलने के लिए, चाहे वो बिजनेस का बूमिंग पीरियड हो, चाहे वो रिसेशन का पीरियड हो, ऐसे केसेस में जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी दोनों यूज होती हैं, और तब जाके इकोनॉमी जो है वो संभल पाती है। यानी कि इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए ये दो पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशनरी हो चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी। मैंने आपको दोनों के एग्जांपल दिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हमेशा बुरी होती है कि इकोनॉमी तो यहाँ पे उसमें जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा बूमिंग पीरियड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि ऐसा ना हो कि ये जो आजकल आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं बहुत चीजों के, फिर वो अलग क्या होता है कि कंपनीज या फिर इकोनॉमीज बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं, फिर एकदम से नीचे आती हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए इन पॉलिसीज को यूज किया जाता है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल टॉप पे जाए फिर एकदम से धड़ाम करके नीचे गिर जाए, ठीक है, और बहुत से लोगों को क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, नुकसान हो। तो उस चीज से बचने के लिए ये पॉलिसीज यूज की जानी बहुत जरूरी होती है। तो ये मैंने आपको दिया कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक का, आज की वीडियो का। वैसे ही बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, हम चेंजेस समझेंगे, चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो पहले आप समझते हैं कि करके सारे पॉइंट्स को, तो मैंने आपको एक तरह से इन ब्रीफ में समझा दिया है कि कैसे क्या होता है। अब एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और फिर बिल्कुल ध्यान से और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। तो प्रोसेस थ्रू विच मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, यानी कि वो प्रोसेस जिसके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है डिफरेंट सेक्टर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बोलते हैं। इट वर्क्स ऑन फंडामेंटल प्रीमिस दैट मनी इज नॉट न्यूट्रल इन इट्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड जीडीपी, यानी कि मनी कभी भी न्यूट्रल तरीके से काम नहीं करती। मनी जो है वो या तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, जीडीपी को बढ़ाएगी, या फिर कम करेगी। तो इसलिए मनी को रेगुलेट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब होता कैसे वो समझते हैं। तो मॉनेटरी सेक्टर एंड रियल सेक्टर आर इंटीग्रेटेड थ्रू इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो मॉनेटरी सेक्टर है और जो रियल सेक्टर है वो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको समझाया ही, मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, लोगों ने सेव करना चालू कर दिया, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो लोग सप्लाई करना बंद कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड सॉरी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोग लोन लेना चालू कर देंगे, कंजप्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई भी तो बढ़ानी है। तो ये सब चीजें होती है। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे देखा कि इंटरेस्ट रेट में सब कुछ टिका हुआ है, मॉनेटरी सेक्टर का और रियल सेक्टर का। अब मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वर्क्स टू सर्व बोथ द एक्सपेंशनरी एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शनरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है मैकेनिज्म वर्क करती है सर्व फॉर बोथ एक्सपेंशनरी, चाहे वो एक्सपेंशनरी हो चाहे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों के ऑब्जेक्टिव सब फुलफिल होते हैं। अब समझते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई कैन अल्टर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय
कैलिब्रेटिंग द इंटरेस्ट रेट, तो ये तुम जानते ही हैं, ठीक है, क्या कि जो आरबीआई है वो क्या करती है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट। अब जो चेंजेस हैं इंटरेस्ट रेट में वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जब इंटरेस्ट में चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होगी और कंजप्शन भी अफेक्ट होती है। बिहेवियर ऑफ बोथ फर्म्स एंड द कंज्यूमर्स कोजिंग आइदर अ राइज और राइज और फॉल ऑन द एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे राइज और फॉल कर लो, राइज और फॉल मतलब इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे और कंजप्शन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पैसे की सप्लाई को डिटरमाइन करता है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम किया गया है यानी कि पैसे की सप्लाई बढ़ी है कंज्यूमर्स के पास भी, इन्वेस्टर्स के पास भी, प्रोड्यूसर के पास भी, तो वैसे केसेस में कंज्यूमर कंजप्शन को बढ़ाता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो कंज्यूमर अपनी कंजप्शन कट करता है, सेव करना चालू कर देता है, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कम कर देता है। क्यों? जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन करके करूंगा क्या, ठीक है, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं काम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद कंसिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इनके इम्पैक्ट हमारे जीडीपी पे भी पड़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी पड़ते हैं। जैसे कि मैंने बात की, जब भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई कम होगी एग्रीगेट डिमांड कम कर देंगे लोग, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी और जीडीपी लेवल भी क्या होता है, इससे फर्क पड़ता है। और अब समझते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव को एक एक करके। पहला प्राइस ऑफ स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। अगर मैं प्राइस, एक मिनट वेट करना, फिर बात करेंगे इसका क्या कंसेप्ट की। चलो फिर अब आगे समझते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में। अगर मैं बात करूं प्राइस स्टेबिलिटी की, तुम सब जानते हैं भाई इकोनॉमी के लिए ना इन्फ्लेशन अच्छा, यानी कि जब ज्यादा प्राइस होगा वो भी अच्छा नहीं है, जब कम प्राइस होगा बिल्कुल वो भी अच्छा नहीं है, तो बीच बीच का मामला रहना चाहिए, यानी कि प्राइस का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है गुड्स के और सर्विसेज की। ना कि इतने सस्ते हो जाए, ठीक है, कि भाई डिफ्लेशन आ जाए, ठीक है, कि सब उसे अफोर्ड कर पाए और उतनी डिमांड भी, उतनी सप्लाई भी ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। और ना ही इतने महंगे हो जाए कि बेसिक नीड्स भी लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे, लोगों के लिए क्या है, अफोर्डेबल ही नहीं है गुड्स और सर्विसेज। तो इसलिए प्राइस को स्टेबल रखने का काम कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन होती है वो भी कंट्रोल में की जा सकती है और जब भी डिफ्लेशन होगी वो भी कंट्रोल में की जा सकती है। किसके जरिए, मनी सप्लाई को चेंज करके, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के और घटा के, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो प्राइस स्टेबिलिटी हम यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। दूसरा एक्सचेंज रेट, भाई एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई लगातार जो हमारी करेंसी है वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट ही होती चली जा रही है। तो उनकी वैल्यूज को ठीक रखने का काम भी कर सकते हैं हम, किसके जरिए, मॉनेटरी सप्लाई के जरिए, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या रहे, हमेशा ठीक ठाक रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आज हम डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो पहले एक डॉलर का भी 40 का भी हुआ करता था, 50 का भी हुआ करता था, आज 90 तक पहुंच गया। कितनी बुरी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस लेवल पे डेप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी इस लेवल पे डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना भी काम किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए एक्सचेंज रेट को भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वो भी कैसे, जब हम डॉलर्स को या फिर हम फॉरेन करेंसी को, फॉरेन, क्योंकि हम यहाँ पे से डॉलर की बात नहीं करते, हमें बात करते हैं फॉरेन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को, जब उसको कंट्रोल करेंगे ना, या फिर फॉरेन करेंसी को खरीदने की बात जब हम करते हैं तो उन सब के जरिए हम जो है वो एक्सचेंज रेट को स्टेबल यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होनी भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे बात की कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करती है तो ऐसे किस्म क्या कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है ताकि मनी सप्लाई को बढ़ा दे। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसे फुलफिल करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी और उसके लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, जीडीपी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है। यानी कि जब भी हम इंटरेस्ट रेट को कम करके, ठीक है, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, इसे उसका नाम क्या है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो ऐसे केसेस में इकोनॉमी जल्दी बूस्ट करती है, ग्रो करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर ली। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन।
ठीक है। यानी कि भाई अब जब भी हम अपने इंडियन करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या करें, एक तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना क्या होता है, चीपर हो जाता है फिर लोगों के लिए, और इंपोर्ट करना क्या होता है, महंगा हो जाता है। ठीक है। और जब एक्सपोर्ट करना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा लोगों के लिए, तो लोग एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे, इंपोर्ट करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, हमारी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि एक कंट्री जो है ना, पता है ग्रोथ बड़े लेवल पे कब करती है, जब वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए काम करे। ऐसा नहीं है, खुद तो सेल्फ डिपेंडेंट बने ही बने, लेकिन और कंट्रीज को अपने अकॉर्डिंग क्या बनाए, डिपेंडेंट बनाए। यानी कि और कंट्रीज भी हम पे डिपेंड करें, तब तो हम अपनी इकोनॉमी को तेजी से एक्सपेंड कर पाएंगे। यानी कंज्यूमर सिर्फ अपने डोमेस्टिक लोग नहीं होने चाहिए, बाकी लोग भी होने चाहिए जो हमारी कंट्री के नहीं है। फॉरेनर्स भी हमारे गुड्स को एंजॉय करें, हमारी सर्विसेज को एंजॉय करें, तब जाके बेनिफिट होता है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, बहुत जरूरी है। वो भी हम मॉनेटरी सप्लाई के जरिए, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात तो मैंने करी नहीं, कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर पूरी जान लगा देगा, और उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसे लेबर तो बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई, तभी तो सप्लाई बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे होता है। तो ये सब बेनिफिट, इक्विटी भी ठीक रहती है, ये सब बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत हो ना, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट जरूर करना। इसके ऊपर हो सकता है फिर मैं फ्यूचर में एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊं जहां पे हम सिर्फ बात करेंगे इसके बारे में, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के बारे में, कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, क्योंकि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और एक्सपोर्ट प्रमोशन दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि हम कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल कर सकते हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात भी कर सकते हैं। वैसे मैंने कैपिटल इनफ्लो और जब आउटफ्लो समझाया था ना आप लोगों को प्रीवियस कंसेप्ट्स में, मैंने वहां पे भी इसके बारे में बात की थी। ठीक है। तो अब आगे समझते हैं चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म इन इंडिया, कि मॉनेटरी पॉलिसी मैकेनिज्म में चेंजेस किस तरीके से होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, यानी कि हम जो है वो अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके। और ये जो है ना, ये 2000 में लाई गई थी, सन 2000 में ये लेके आई गई थी, कि लिक्विडिटी को हम जो है वो तुरंत एडजस्ट कर लेंगे, जैसी नीड है वैसी लिक्विडिटी रहेगी। अगर हमें मनी सप्लाई दिख रही है कि ज्यादा है, तो हम मनी सप्लाई को कम भी कर सकते हैं। कैसे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग लोन नहीं ले पाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। एक और तरीका होता है कि भाई जो बॉन्ड्स है वो इशू कर दो, जिससे हुआ क्या, लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे, लोग अपने पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास, और लोगों के पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, होगी मनी सप्लाई कंट्रोल। जब मनी सप्लाई बढ़ानी हो, लेकिन लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ानी हो, तो क्या कर सकते हैं हम लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, कि भाई बॉन्ड्स को वापस रीसेल कर दो, कि लो भाई अपने बॉन्ड्स जो है हमें, मतलब सॉरी, बॉन्ड्स इशू कर देते ना, बॉन्ड्स को बाय बैक कर लेती है गवर्नमेंट या फिर RBI, कि बॉन्ड्स खरीद लिए वापस, लोगों को पैसा मिल जाता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों के लोन लेना क्या रहेगा, इजी रहेगा, लोग लोन लेंगे, क्रेडिट क्रिएशन होगा, मनी सप्लाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF को यूज कर सकते हैं, कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS, ये 2004 में चलाई गई थी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, कि जहां पे मैंने किसके बारे में बात की, बॉन्ड मार्केट के बारे में बात की, कि बॉन्ड को कैसे यूज किया जाता है, किस चीज को, सॉरी 2004 था ना, ये 2004 लिखो पहले तो यहाँ पे, वरना तुम लोग बोलोगे भैया बोला 2004 है, लिख 2000 रहे हो। ठीक है, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना बॉन्ड्स को लेके आई थी, कि बॉन्ड्स कैसे इशू किए जाएंगे और कैसे सेल परचेज होगा बॉन्ड्स का, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का, ताकि लिक्विडिटी जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये था, ये मार्केट को स्टेबल करने का एक और तरीका था। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, जब मैं MSF की बात करूं ध्यान रखना, आपको एक चीज समझाई थी, रेपो रेट। आपको रेपो रेट पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिसके जरिए बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, RBI की बात है, कमर्शियल बैंक RBI से लोन ले पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि रेपो रेट, कई बार क्या होता है भाई, कमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, कि लोगों को पैसे देने हैं, क्रेडिट क्रिएशन करना है, तो ऐसे केसेस में कमर्शियल बैंक को उधार लेना पड़ता है। अब कमर्शियल बैंक उधार लेने किसके पास जाएगी, तो जाती है RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब RBI बोलते हैं मैं को फ्री में पैसे क्यों, तो बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। वही इंटरेस्ट रेट जो है ना, क्या होता है, रेपो रेट होता है। और रेपो रेट जो है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। बस आपको समझा दिया कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है। अगर रेपो रेट कम है, ठीक है, तो RBI से ज्यादा लोन लेना क्या होता है, ईजी होता है, क्योंकि जब रेपो रेट कम होगा, यानी कि बैंक्स को अगर
आरबीआई से लोन लेना है तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो बैंक आराम से लोन लेती है, ठीक है, आरबीआई से, और फिर उस पैसे से क्रेडिट क्रिएशन करती है, लोगों को पैसा देती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन पता है आपको क्या है, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है इसका मतलब यह है कि आरबीआई महंगे रेट पे महंगे इंटरेस्ट में लोन दे रही है कमर्शियल बैंक्स को, तो ऐसे केसेस में कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है। कमर्शियल बैंक कोशिश करता है कि मैं कम से कम लोन लूँ आरबीआई से, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कम होता है, मनी सप्लाई कम होती है, तो रेपो रेट भी कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट भी करता है। तो लेकिन यहाँ पे तो बात कर रहे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, एमएसएफ की, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का एक कदम ऊपर है रेपो रेट का, एक कदम ऊपर, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कि इमीडिएटली फंड चाहिए, किसको, रातों रात कोई दिक्कत हो गई बैंक्स में और बैंक्स को कोई फंड चाहिए, तो आरबीआई के पास जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तब क्या करना पड़ेगा, एमएसएफ यानी कि एक हायर इंटरेस्ट रेट पे, ध्यान रखना इसका जो है ना हायर इंटरेस्ट रेट होता है, हायर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू रेपो रेट, ध्यान रखना, ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसके जरिए लोन लेना बैंकों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है एज अ इंटरेस्ट। तो ये हमने बात की यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उम्मीद है अब तक कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहा है तो वो इग्नू अड्डा भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में और बात करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ब्लॉक 1 के यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और भाई जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9337836336 नंबर जाके नोट्स भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।